नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी बाजार में। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। इस बिजनेस शो के जरिए हमारा मकसद है आपको रहने के लिए सही इलाके की जानकारी देना, वो भी आपके बजट में। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के कानूनी विवाद में फंस गए हैं तो हमारा मकसद है आपको सही राय देना। और आज हम बात करेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के बारे में कि कौन कौन सा इलाका रहने के लिहाज से ज्यादा बेहतर है, क्या नया होने वाला है ग्रेटर नोएडा में। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नई सरकार का रियलिटी सेक्टर पर असर। एनसीआर में कहां है घर खरीदना आसान। मोदी सरकार से रियलिटी सेक्टर को बड़ी उम्मीदें। नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में नई सरकार आने के साथ ही दिल्ली एनसीआर के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में विकास योजनाओं में तेजी की उम्मीद जगी है। सूत्रों का कहना है कि यूपी के प्रमुख सचिव इंडस्ट्रीज संजीव शरण ने शहर की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की रिपोर्ट तलब की है। इनमें भी सारी योजनाएं हैं जिसके लिए शासन या कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। अब तक कई योजनाएं प्रमुख सचिव स्तर पर ही रुकी थी। नोएडा से ग्रेटर नोएडा, सिटी सेंटर से सेक्टर 62 और बोटेनिकल गार्डन से कालिंदी कुंज मेट्रो लाइन की मंजूरी यूपी कैबिनेट से मंजूरी मिलना अभी बाकी है। इसके लिए प्रमुख सचिव इंडस्ट्रीज की मंजूरी भी आवश्यक है। प्रमुख सचिव और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही यूपी सरकार और डीएमआरसी के बीच एमओयू हो पाएगा। डीएमआरसी पहले ही कालिंदी कुंज और नोएडा, ग्रेटर नोएडा रूट के निर्माण की मंजूरी दे चुका है। नोएडा प्राधिकरण डीएमआरसी की तर्ज पर नोएडा मेट्रो रेल कंपनी का निर्माण करना चाहता है। मई 2013 में हुई बोर्ड बैठक में इसे मंजूरी भी मिल गई है। इस परियोजना के प्रमुख सचिव इंडस्ट्री से मंजूरी मिलनी है, जिसके बाद इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद ही इसका गठन होगा। इसके गठन से मेट्रो ट्रैक निर्माण और संचालन में सुविधा मिलेगी। जिस ट्रैक के निर्माण के लिए डीएमआरसी तैयार नहीं होगा, उसका निर्माण नोएडा मेट्रो रेल कंपनी से कराया जाएगा। साथ ही भविष्य में मेट्रो का संचालन इसी कंपनी से होगा। तो है ना आपके लिए खुशखबरी, यानी कि आने वाले समय में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आपको मिलने वाली हैं और भी सुविधाएं। सुदर्शन न्यूज के लिए बिजनेस डेस्क से मनु लखोत्रा की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आपने अभी इस रिपोर्ट के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन की देखी है। सबसे बेहतर जगह आपके लिए कौन सी होने वाली है आने वाले समय में, इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहती हूं। यूनिबेरा ग्रुप के डायरेक्टर फयाज कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एशियन ग्रानिटो इंडिया लिमिटेड के एजीएम रविशंकर सिंह जी, आपका बहुत स्वागत। और साथ ही हमारे बिजनेस एडिटर रॉय तपन भारती जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी फयाज कुरैशी साहब। ये जो तीन जगह दिखाई अभी हमने इस रिपोर्ट के जरिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन, सबसे बेहतर आने वाले टाइम में अगर कोई भी जनता या कोई भी कंज्यूमर अगर यहाँ फ्लैट लेना चाहता हो, आने वाले टाइम में रहना चाहता हो, तो कितना बेहतर होने वाला है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि जो हम नोएडा एक्सटेंशन कह रहे हैं, इसे हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऑफिशियली अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट खैर चलिए दोनों नाम चल रहा है जी। तो इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें हम और आगे जाएं। हाँ, अगर हम तीनों एरिया देखें, जो ग्रेटर नोएडा एस्टैब्लिश्ड है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो नोएडा एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है, आने वाले टाइम में सबसे बढ़िया अगर कोई एरिया होने वाला है तो वो नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट ही है, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल नए तौर के ऊपर डेवलप हुआ है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ध्यान रखा गया है वो ना तो नोएडा में रख पाए और ना ही वो ग्रेटर नोएडा में उस लेवल पे रखा गया है। जिस तरीके की रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहां पे सीवरेज की प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी की प्लानिंग हो चुकी है, वाटर की प्लानिंग हो चुकी है और बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे आज की डेट में डेवलपमेंट चल रहा है।
तो मेरे हिसाब से जो आने वाला टाइम है वो नोएडा एक्सटेंशन का है। रविशंकर सिंह जी, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? बहुत हद तक मैं फयाज साहब से सहमत हूँ, लेकिन एक और इलाका है जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, वो है सेंट्रल नोएडा का। सेंट्रल नोएडा की जो एक्सेसिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आप देखेंगे अगर सेंट्रल नोएडा को लोकेशन सेक्टर वाइज समझाने का प्रयास करें। सेंट्रल लोकेशन नोएडा की बात करें तो ये सेक्टर 77, 78, 72 से लेकर 78, 79 मंदिर से लेकर नोएडा सिटी सेंटर का इलाका जो है, तो ये अब जो है ये ग्रेटर नोएडा को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर रहा है। ये दिल्ली को भी अच्छा कनेक्ट करे, क्योंकि जो कालिंदी कुंज से जो ब्रिज बनने वाली है आने वाले समय में, ये डायरेक्ट आपको साउथ दिल्ली की तरफ ले जाएगी। फिर आपको जो लोग नोएडा में काम करते हैं सेक्टर 63, 62 में, वो लोग भी बड़े आराम से, एक्सेसिबिलिटी उनकी अच्छी है। तो इस मायने में सेंट्रल नोएडा को मैं अच्छा मानता हूँ एक्सेसिबिलिटी के मामले में। पर जहां तक डेंसिटी का है, डेंसिटी कुछ ज्यादा है वहां पर इन टर्म्स ऑफ जो FAR रेशियो है वो थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा फ्लैट्स बनाए गए हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें वहां पर ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज होंगे और अथॉरिटी को ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने के लिए प्रावधान रखना पड़ेगा। जी तपन जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप लोगों को, हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें क्या बताना चाहेंगे? कौन सी जगह आने वाले टाइम में अधिक बेहतर होने वाली है रहने के लिए? फैयाज जी और रविशंकर जी ने जो बातें कही हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टिंग इलाका है। उनमें यदि A और B के रूप में चुना जाए तो जो रविशंकर जी बता रहे थे, ये ज्यादा कनेक्टिंग अभी आज की तारीख में ज्यादा इसका अप्रोच रोड और मेट्रो से बहुत कनेक्टिंग है। जैसे सिटी सेंटर जो आखिरी मेट्रो का पड़ाव है वो उससे 3-4 किलोमीटर के दायरे में सेक्टर 75, 79, 80 और जितने भी सेक्टर आते हैं ये सब आते हैं। तो जब ये ग्रेटर नोएडा की ओर मेट्रो का जो रेल लाइन का विस्तार होगा तो उसके फायदे 2-3 हमें दिखेंगे, बाकी भी सेक्टर इसमें कवरेज में आ जाएंगे जी। तो उस लिहाज से देखा जाए दोनों के रेट में एक फर्क है कि यहाँ यदि 4500 से लेकर 6000 का रेट है तो नोएडा वेस्ट में, जैसा फैयाज जी ने कहा कि ऑफिशियल नाम बोलिए, तो नोएडा वेस्ट में ये 3000 से लेकर 4000 के रेट में मिलेगा। तो रेट का फर्क पड़ेगा। तो जो सस्ता चाहते हैं वो वहां जा सकते हैं जी। तो वहां 30 लाख में 35 लाख में मिलेगा और इस इलाके में 45 लाख से 60 लाख का फ्लैट मिलेगा जी। तो अलग अलग है, अब डिपेंड करता है, कोई 4 रूम का बेडरूम का ले रहा है तो 1 करोड़ का भी है, लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छा है। ट्रैफिक की बात एक रविशंकर जी कह रहे थे कि इन इलाकों में इतने फ्लैट बन रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इतनी गाड़ियां दिखेंगी। मुझे लगता है कि नोएडा अथॉरिटी ने उसकी तैयारी गाजियाबाद की तुलना में बेहतर ढंग से किया है जी। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से आने जाने की सड़कें बनाने का प्रस्ताव है। 1 वे एक तरफ से बन भी चुका है और दोनों तरफ से बनने के बाद शायद 6 लेन की सड़क हो जाएगी अंदर की, और इसको FNG से कनेक्ट किया जाएगा, यानी फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद से कनेक्ट होगा। तो जो लोग फरीदाबाद जाना चाहते हैं, नोएडा जाना चाहते हैं, ग्रेटर नोएडा या फरीदाबाद, उनको बहुत आसान रास्ता होगा। अभी के सर्कमस्टेंसेस को देखकर आप A ग्रेड किसे देना चाहेंगे? आप ये A ग्रेड तो मैं 75, 79 और ये सब इलाका क्यों, बिल्कुल अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये तुरंत सेटल करना हो तो जी, तो शायद ग्रेटर नोएडा वेस्ट इकोनॉमिकल पॉइंट से देखें तो इकोनॉमिकल और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जैसे कि अभी स्कूल बनाने का काम जल्दी पूरा हो जाए, हॉस्पिटल का काम हो जाए, तो अगले फेज में वो भी तैयार है। तो जो लोग सस्ता लेकर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं वो तो उनके लिए तो नोएडा वेस्ट सही होगा, लेकिन जो तुरंत शिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए सेक्टर 75 से लेकर 100 तक का सेक्टर का हम सिफारिश कर सकते हैं। नोएडा एक्सप्रेस वे जो है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, वो भी एक अच्छा रीजन है इन्वेस्टमेंट के लिए आगे के, अगर कोई करना चाहता है। कनेक्टिविटी अच्छी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि ट्रैफिक का जो मसला है, वो ट्रैफिक का मसला सबसे कम अगर कहीं होगा तो वहां पे होगा। एक्सप्रेसवे तो बेहतरीन बना है और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी लेट डाउन है, प्रॉपर्टी एक्सप्रेसवे पर जब भी हम लोग जाते हैं तो लगता है जैसे कि ये चीन जैसा शहर है, कुछ इस तरह से है, जहां पर इतनी चौड़ी सड़क हिंदुस्तान में शायद ही कहीं दिखाई पड़ती है। अथॉरिटी की हमें दाद देनी पड़ेगी जो इस तरीके से प्लान करके चले हैं। और आज की डेट में सबसे अच्छी बात यह है कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज वहां पे अवेलेबल हैं। तो नोएडा या ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी अगर हम बात करें तो काफी प्रॉपर्टीज ऐसी होती जा रही हैं जो रेडी टू मूव है। और आज की डेट में जो इन्वेस्टर है
उसके लिए सबसे सेफ बेट है कि जाकर के रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले ले, बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं जो आज ही अपनी प्रॉपर्टी में मूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से नोएडा एक्सप्रेस वे और 78, 75, 76 जो रविशंकर जी जो बता रहे थे बहुत अच्छे से। बिल्कुल। तो ऐसे में नई सरकार अब आ गई है, नरेंद्र मोदी की सरकार, और नरेंद्र मोदी की सरकार से रियल एस्टेट को क्या उम्मीदें हैं, इस पर हम आपको बता दें आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा से खास बातचीत की हमारे बिजनेस एडिटर रॉय तपन भारती ने। आइए देखते हैं। केंद्र में नई सरकार आ चुकी है और इस विषय पर हम रियल एस्टेट के कारोबार में किस तरह का आगे माहौल होगा, किस तरह की अपेक्षाएं हैं, हम आज बात करने आए हैं आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा जी से। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है कि लो कॉस्ट हाउसिंग को प्रायोरिटी दी जाएगी और इसे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, ये मध्यवर्गीय परिवार से नहीं जुड़ा हुआ होता था। पहले उच्च वर्ग के लोग ही मकान खरीदते थे या फ्लैट खरीदते थे, लेकिन आज मध्य वर्ग के जो लोग हैं वो 65% हैं। तो अगर देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, जो लेंडिंग रेट हैं, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी पॉलिसी बेहतर होती है, तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ता है। तो आपको ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 100 नए शहर बसाने की बात कही है, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही है। जैसा मैंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत डिपेंड करता है। अगर शहरों का विकास होता है या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, बुलेट ट्रेन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो डेफिनेटली जो भी साथ के इलाके उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, उसमें इंस्टीट्यूशंस अच्छे होंगे, उसमें हेल्थ केयर बढ़ेगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसा कि रियल सेक्टर की कंपनियां और फ्लैट खरीदने वाले जो ग्राहक हैं, दोनों की डिमांड है कि अभी सबसे ज्यादा बैंक का रेट है, जिसके कारण खरीद फरोख्त का काम थोड़ा स्लो चल रहा है। तो आरबीआई का कहना है कि महंगाई ज्यादा है। तो इन सब चीजों से कैसे सरकार निपट सकती है? देखिए, बिल्कुल सिंपल बात है कि आज के समय में हाउसिंग की जो जरूरत है वो एक खास वर्ग को नहीं है, सभी वर्गों को है। चाहे वो ईडब्ल्यूएस की जरूरत हो या एमआईजी की जरूरत हो, मिडिल क्लास के लिए जरूरत हो या उच्च वर्ग के लोगों के लिए जरूरत हो। और जैसा आपने कहा, लेंडिंग रेट जो हिंदुस्तान में जो आज काफी ज्यादा है, आपको याद होगा आज से 10 वर्ष पहले वाजपेयी जी की सरकार थी, होम सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर पे पहला अगर कोई छूट आया था हिंदुस्तान में, उसी में आया था। जैसा कि अनिल शर्मा जी आपके संज्ञान में बातें आई होंगी कि बहुत सारे फ्लैट ओनर कहते हैं कि जिस तरह के वायदे रियल एस्टेट कंपनियों ने किया उसमें कमी, बहुत चंद लोग शिकायत करते हैं और जो पोजीशन का डेट है उसमें विलंब होता है। देखिए, हम लोग जहां तक मुझे ये प्रेसिडेंट अगर आप पूछेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा से ही कंज्यूमर फ्रेंडली माहौल बनाने की हमने कोशिश की है। और पूरे एनसीआर में जब हम लोगों ने देखा 2 साल 3 साल पहले शिकायतों का अंबार रहता था, जब हम उसके सूक्ष्मता में गए तो हमें लगता था कि बड़ी छोटी छोटी समस्याएं हैं। देखिए, मैं एक बात आपसे कंज्यूमर की तरफ से पहले कहता हूँ, कंज्यूमर का कहीं भी दोष नहीं होता है। दोष, और मैं खामोखा ये भी नहीं कहूंगा कि हमेशा डेवलपर ही गलत करता है। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है दोनों के बीच, ना तो वो डेवलपर के कंट्रोल में रहता है, न ही वो कंज्यूमर के कंट्रोल में रहता है। अनिल शर्मा जी, आपने सिंगल विंडो सिस्टम की बात कही, मुझे लगता है कि मोदी सरकार शायद करेगी। गुजरात में उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम किया है। देखिए, हमारे यहाँ लिक्विडिटी का क्रंच क्यों होता है, पहले उसके कारण को हम लोग पहचाने। पहला कारण क्या है कि रियल एस्टेट सेक्टर को एक नेगेटिव सूची में रखा जाता रहा है, सबों ने रखा है। इनके लिए जो एक्सपोजर लिमिट होता है मिनिमल होता है, 5%, 4%। अब तो खैर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काफी एग्रेसिव हुए हैं। देखिए, रियल एस्टेट 350 से 400 एंसिलरी
एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। सीमेंट लीजिए, स्टील लीजिए, टाइल्स लीजिए, वुड लीजिए, इलेक्ट्रिकल का सामान लीजिए, प्लम्बिंग की सामान, कोई पेंट ले लीजिए, इतनी जितनी इंडस्ट्री है रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट है। तो हमें कोई समस्या नहीं है, बैंक को कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि अगर बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंस भी करती है तो लैंड कॉस्ट को उसमें शामिल नहीं करती है। अल्टीमेटली 20 से 25% ही प्रोजेक्ट कॉस्ट का डेवलपर को लोन भी मिल पाता है। हाँ, ये थे अनिल शर्मा जी, आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन। हमने इनसे रियल एस्टेट के तमाम सेक्टरों के बारे में बात की। मोदी सरकार आ गई है, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, रियल एस्टेट को लिक्विडिटी की किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, तमाम विषयों पर इन्होंने बात की। कैमरामैन मनीष के साथ राय तपन भारती, सुदर्शन न्यूज, नोएडा। तो आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा को आपने सुना, जो इंटरव्यू वो दे रहे थे, रॉय तपन भारती हमारे बिजनेस एडिटर उन्हें। इसमें मुख्य बात उन्होंने ये कही कि रियल एस्टेट के जरिए 300 इंडस्ट्रीज इस वक्त चल रही हैं और आने वाले समय में करोड़ों को रोजगार मिलने वाला है और जो नई सरकार बनी है उसे इस तरफ ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है इस वक्त। तो देखना ये होगा नई सरकार, मोदी सरकार इस तरफ क्या नई नीतियां लागू करती हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सुप्रीम कोर्ट के कंज्यूमर मामलों के वकील भी हिमांशु उपाध्याय जी आ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए हम बात अब नोएडा सेक्टर 134 की करेंगे। नोएडा सेक्टर के 134 ग्राम गेझा तिलस्ताबाद के 18 बीघा जमीन पर चल रहे जेपी ग्रुप के निर्माण कार्य पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और साथ ही नोएडा और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल ये पूरा मामला है क्या, इस मामले को वहां चल रहे लोगों से बातचीत करें। हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने क्या कुछ कहना है वहां मौजूद लोगों का, आइए सुनते हैं। के बाद अब जेपी ग्रुप पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का डंडा चला है और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा सेक्टर 134 में और यहां पर जो काम है 18 बीघे जो जमीन है गेजा तिरप्ता गांव की जो जमीन है उस पर जेपी ग्रुप का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। करीबन कुछ काम अभी तक बाकी है लेकिन उस पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आखिर पूरा मामला क्या है, उसी गाँव के लोग हमारे साथ मौजूद है। प्रधान जी करतार सिंह भी जी है, याचिकाकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानेंगे आखिर पूरा माजरा क्या है। करतार सिंह जी ये बताइए कब आपने याचिका डाली और आखिर ये पूरा माजरा क्या है? 3 महीना हो गया याचिका हल और काफी भाग दौड़ करी, काफी कही, उस जो अथॉरिटी में भी गए और जेपी से भी कही काफी, लेकिन कोई किसान की सुनने को राजी नहीं था। चलिए, कहीं ना कहीं राज्य सरकार और नोएडा से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब जवाब मांगा है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्या लगता है इतने दिनों के भागदौड़ी के बाद अब एक खुशी का पल आया है? 2011 से याचिका चल रही है, हम हाई कोर्ट में भी गए, लखनऊ इलाहाबाद भी गए, लखनऊ में भी गए हैं और यहाँ पे भी हमने अब दोबारा हमने रिट डाली थी। नोएडा प्राधिकरण कोई हमारी सुनता ही नहीं है। करतार सिंह जी ये बताइए कितनी जमीन है ये और कितनी नोएडा अधिकरण के अंदर आई थी जमीन? ये 18 बीघा जमीन है और हमारी जो 4.5 बीघे जो रोड में जमीन है, ना इनका मुआवजा दिया ना कुछ, अपने मनमानी अपने अपने कब्जा करके उस पर बैठ। कालूराम जी के परिजन भी यहाँ पर लोगों को मौजूद है, उनके परिवार से भी कुछ लोग हैं। बताइए, कालूराम जी ने याचिका दायर की थी, अब एक बड़ा फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, कितनी खुशी आपके परिवार के लिए है क्योंकि काफी सालों से केस चल रहा था? ये बहुत खुशी की बात है, आज इतना खुशी हो रही है कि बयान नहीं कर सकते अपने बयान में। मैं कालूराम जी का पोता हूँ और हमारी जो जमीन ये जो आप देख रहे हैं सामने 1997 में अधिग्रहण हुआ इसका और उसके बाद में आज तक भी 18 बीघे जमीन पूरी थी जिसमें कि 4.5 बीघे जमीन का इन्होंने मुआवजा नहीं दिया और उसके लिए हमने नोएडा प्राधिकरण में और जेपी से इतनी वार्ता हुई है लेकिन किसानों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही पेड़ है जब किसान यहाँ पर अपनी खेती करा करते थे तो जब थक जाते थे इसी पेड़ के नीचे अपनी बैठकर अपनी शांति लेते थे, छाया का आनंद लेते थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर तमाम यहाँ पर फ्लैट बन चुके हैं। आपकी इस पूरे 18 बीघे जमीन है, आपकी कितनी जमीन थी इसमें? हमारी 18 बीघे थी, हमें 16.5 बीघे का मुआवजा मिला था। क्या लगता है जो इतने सालों बाद ये फैसला आया, अब लोगों को खुशखबरी की एक खबर मिली है क्योंकि किसानों की जो जमीन थी वो लगातार हड़पी जा रही थी, किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब एक बड़ी खबर आई है आपके लिए। बहुत बढ़िया लगा जी, गाँव कर किसान के लिए तो बहुत अच्छी बात है।
कोर्ट ने बहुत अच्छा वो दिया डिसीजन। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खुशी है, क्योंकि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है कि जेपी ग्रुप के जो यहाँ से प्रोजेक्ट बन रहे थे उस पर अब रोक लगा दी गई है। हालांकि जो याचिकाकर्ता की सुनवाई है वो जुलाई में होनी है और राज्य सरकार के साथ साथ नोएडा अथॉरिटी से भी जवाब मांगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। अब देखना होगा आने वाले समय में ये मामला कितना तूल पकड़ता है और जुलाई में जो सुनवाई होती है उस पर किस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करता है। कैमरामैन महेंद्र के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, नोएडा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से वहां मौजूद किसान काफी खुश हैं। स्वागत किया है इस फैसले का। 2011 में ही याचिका दायर की थी और ये फैसला अब जाकर आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, और इस फैसले से काफी खुश वहां मौजूद लोग और जिन्होंने ये याचिका दायर की थी वो भी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के ही कंज्यूमर मामलों के वकील हिमांशु उपाध्याय जी मौजूद हैं। हिमांशु जी, आपसे ये सवाल मैं जानना चाहूंगी, किस आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है? जनरली ये होता है कि अधिग्रहण के मामले में बिल्डर्स और जो लोग अपनी लैंड देते हैं किसी भी अथॉरिटी को, उस अथॉरिटी को जो लैंड दी जाती है उसमें मुआवजा उनको पूरी तरह से मिलता नहीं है जी। और इसके बाद ये जो पर्टिकुलर लैंड होती है ये अथॉरिटी आगे जाके इस लैंड को किसी बिल्डर को दे देती है। और इस सब मसले में सबसे बड़ी दिक्कत कंज्यूमर की है। जिस आदमी ने ये पर्टिकुलर उसमें सेगमेंट में अगर प्लॉट या फ्लैट ले लिया है उस आदमी को ये पता नहीं चलता कि किस बिल्डर का कितना मुआवजा बाकी है, कब लैंड ये एक्वायर हुई थी, वेदर दिस लैंड वाज एक्वायर्ड एक्चुअली। अगर लैंड एक्वायर हुई है तो लैंड किस तरह से एक्वायर हुई है, कितना मुआवजा दिया गया है, और क्या ये सारा का सारा कानूनी काम पूरा होने के बाद में ये जमीन जो है वो किसी भी बिल्डर को हैंडओवर की गई है नहीं है जी। इसी के कारण सारे के सारे मुकदमे और सारे के सारे फैसलात शुरू होते हैं। इस केस में भी यही हुआ कि इन लोगों को मुआवजे की जो राशि थी उसके बारे में कोई डिस्प्यूट था, और डिस्प्यूट को जब ये हाई कोर्ट में ले गए तो हाई कोर्ट ने इसके मैटर में नोटिस इशू किए हैं टू द अथॉरिटीज कंसर्न। जी, फयाज कुरैशी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या ये आपको लगता है कि जेपी ग्रुप के द्वारा कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन करके, नियमों को ताक पर रखकर ये निर्माण कार्य वहां पर करवाया गया? देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जेपी ग्रुप के द्वारा ये चीजों को ताक पे रखा गया, क्योंकि देखिए जेपी ग्रुप इज अ बिजनेस ग्रुप। ठीक है, बिजनेस ग्रुप अगर कोई चीज डेवलप कर रहा है या कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो दैट इज फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस में ये देखा जा रहा है कि हम अथॉरिटी से लैंड ले रहे हैं जाकर के, या हम सरकारी विभाग से जाकर के सारी परमिशंस अप्रूव कर रहे हैं, और उसके बाद जाकर के जब प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ऑलमोस्ट पोजीशन के लेवल पे खड़े हैं, उस टाइम जाकर के अगर कोर्ट इस तरीके से स्टे देता है तो आप ये बताइए इसमें बिल्डर का कहाँ कोई जुर्म है, कोई खता है, या जो कंज्यूमर्स ने इन्वेस्ट किया उनका जुर्म क्या है? अभी हमने देखा कि जो किसान साहब जो बता रहे थे कि उन्होंने याचिका दायर की है 3 महीने पहले, और कम से कम ये प्रोजेक्ट होगा 3 साल का जी। तो 3 महीने पहले उन्होंने याचिका क्यों दायर की? वो अभी तक कहां थे जी? अभी तक किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नियमों का उल्लंघन हुआ है तभी कोर्ट की तरफ से अब ये फैसला। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्डर ने नियमों का उल्लंघन किया, क्योंकि बिल्डर को तो जमीन मिली, बिल्डर ने उसके ऊपर काम किया। हम बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकते बिल्डर को कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया जी। ठीक है, समझ आप देखिए, इस बात को हम लोगों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि एक कंज्यूमर जो इन्वेस्ट करता है उसको नहीं मालूम कि मैं किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। एक अच्छे नाम के साथ वो इन्वेस्ट कर रहा है और ये देख करके इन्वेस्ट कर रहा है कि ये लैंड जो है ये कहीं ना कहीं अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, जहां हम बात करते हैं बिल्डर की, तो बिल्डर भी यही सोच करके लैंड ले रहा है कि ये मेरे को यहाँ पे मैंने सारे अप्रूवल्स ले लिए हैं, और इसके ऊपर अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा तो देखिए हम बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। अगर हमने कंस्ट्रक्शन बिना अप्रूवल किया है तो वो जरूर अवैध है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स के साथ हो रहा है, डेवलपमेंट अप्रूवल्स के साथ हो रहा है, सारे पेपर वर्क पूरे हो रहे हैं, उसके बाद जाकर के अगर एकदम से इस तरीके के ऑर्डर्स आते हैं तो आप बताइए बिल्डर कहां जाए? जी हिमांशु जी, जो ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया है, क्या ये दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर किया गया है या फिर एक तरफा ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया है? देखिए, इस बात में सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये सारा का सारा मामला बीच में कोऑर्डिनेशन का है। बिल्डर, अथॉरिटी, कंज्यूमर, इन सभी का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर कभी नहीं हो पाता,
और इसी कारण जितने भी इस तरह के मुकदमे राइज होते हैं जी। वो इसी कारण राइज होते हैं क्योंकि इनमें समन्वय की कहीं ना कहीं कमी पाई गई है। अगर बिल्डर ये कहता है कि मुझे पता नहीं था, तो उसको अथॉरिटी से पता करना चाहिए था कि आपने कितनी जमीन कब ली, कितने उस पे ली, और आपका लिटिगेशन अभी पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुका है। जी। इसी तरह से जब अथॉरिटी ये कंफर्म कर देती है कि जी हमने ये लैंड हैंड ओवर कर दी और हमने ये मुआवजा दे दिया किसी भी किसान को, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इनमें प्रोसेस की कहीं ना कहीं कमी है। और इन सब चीजों में किसान का भी उतना ही हक है क्योंकि उसने अपनी जमीन किसी भी आदमी को दी है। जी, यानी कि हिमांशु जी, आपका ये मानना है कि जब बिल्डर जमीन ले रहा है तो उनको भी तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही जमीन खरीदनी चाहिए? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अथॉरिटीज को, बिल्डर्स को, सभी चीजों को अच्छी तरह देखने के बाद में ये सभी अधिग्रहण करने चाहिए जी। और कंज्यूमर का कहीं ना कहीं इसमें, जो अभी मेरे मित्र जो बात कह रहे थे कि इसमें कंज्यूमर को भी बिल्डर के साथ में इक्वेट कर रहे थे, बिल्डर और कंज्यूमर कभी एक साथ नहीं तुल सकता क्योंकि कंज्यूमर कहीं ना कहीं घाटे में रहता है जी। बिल्डर को ये सब लेने से पहले सुनिश्चित कर लेनी चाहिए अथॉरिटीज के साथ कि मैं ये लैंड ले रहा हूं, आपने इस लैंड के मुआवजे के लिए कितना काम किया, क्या ये प्रोसेस, क्योंकि बिल्डर को के पास में अपनी वकीलों की एक यूनिट होती है जी। जो ये कंफर्म करती है कि एक्विजिशन में कितना क्या होता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर कोई प्रोसेस बकाया बचा है जी, तो उसको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जी मैं अब जमीन नहीं ले सकता यहाँ पे क्योंकि इसमें प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है तो मेरे को नहीं लगता कोई भी कोर्ट या कोई भी आदमी इस सब मामलों में कोई भी इंटरफेयर करेगा। तो तपन जी, इस मामले को शायद अभी हमें एक तरफा नहीं देखना चाहिए। हम अथॉरिटी की बात करें, राज्य सरकार की बात करें या फिर बिल्डर्स की बात करें, तो तमाम सभी को नियमों को ध्यान में रखकर ही जमीन खरीदनी चाहिए और जो ये प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी की गई है। देखिए, काफी हद तक बिल्डर इस बात के लिए सचेत रहते हैं कि कोई गैर कानूनी जमीन न खरीदें, जिससे कि आगे चलकर वो और उनके बिल्डर, क्योंकि बिल्डर का रेपुटेशन भी जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन अभी असल में हमारे सिस्टम में दोष है अनीता कि जमीन खरीदनी है तो लैंड एक्विजिशन से लेकर हैंडओवर करने और क्लियरेंस से लेकर इतनी जगहों पर बिल्डर को जाना पड़ता है। सिंगल विंडो सिस्टम अभी तक हमने डेवलप किया ही नहीं, जिसकी मांग इंडस्ट्री बहुत दिनों से कर रही है। दूसरा है, जब तक क्लियर नहीं हो जाए, मैं तो अब तो कहूंगा कि पहले हाईकोर्ट से इजाजत ले लो, तब उसके बाद कंस्ट्रक्शन करो, क्योंकि इस तरह के मामले इतने एक अलग से करना पड़ेगा। हिमांशु जी की शायद राय मेरे से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये हाईकोर्ट अभी इस तरह के इजाजत भी नहीं देगा। लेकिन नहीं, मैं समझता हूं कि जो अथॉरिटी में जो बैठे हुए लीगल सेल के अधिकारी हैं, उन्हें इस बात का ध्यान में रखना होगा कि हम इजाजत दे रहे हैं नक्शा बनाने की, तो पूरी इस बात को ध्यान में रख लें कि यूपी अथॉरिटी एक्ट यूपी में आ चुका है, उसका ध्यान रखें। कानूनों में जो बदलाव होता है उसका ध्यान रखें, उसके बाद नक्शे की इजाजत दें, अन्यथा काम ना हो। अनिता जी, एक चीज मैं जरा यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। देखिए, हम जब कह रहे हैं कि लैंड खरीदी जाती है, ठीक है, जब लैंड खरीदी जाती है तो वो काम हो रहा है गुड़गांव में या बाकी यूपी के स्टेट्स में। अगर हम देखें, वहां पे बिल्डर लैंड खरीदता है किसान से। लेकिन अगर हम बात करें नोएडा की या ग्रेटर नोएडा की, तो यहाँ पे लैंड अलॉट होती है, खरीदी नहीं जाती। और नोएडा का मतलब क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अगर वही अथॉरिटी से हम चीज ले रहे हैं, वो भी अलॉटमेंट एक प्रोसेस के थ्रू ले रहे हैं, बिड कर रहे हैं, बिड करने के बाद अपनी बिड को क्वालिफाई करवा करके अगर वो चीज हमें मिल रही है, तो इसमें अगर हम ये चीजें रखें कि भाई आपको पहले देख लेना चाहिए था, तो वो देखने की संभावना यहाँ पे है ही नहीं जी। तो वही मैं कह रहा था कि अथॉरिटी को मानी पूरे लीगल प्रोसेस को छानबीन करके तभी अलॉट करे और तभी नक्शा पास करे। चलिए तपन जी, ये चर्चा जारी रहेगी हमारी। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का चला है, तुरंत लौटेंगे। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी बाजार। ब्रेक के बाद स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी बाजार में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन में से कौन सा इलाका बसने के लिहाज से बेहतर है, इस पर सुदर्शन न्यूज संवाददाता मनु लखोत्रा ने बातचीत की नोएडा की प्राइम रोज इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रमोद अग्रवाल से। देश में पिछले काफी लंबे समय से आर्थिक तंगी का माहौल रहा
अब नई सरकार आ गई है, नरेंद्र मोदी की सरकार, तो ऐसे में रियल एस्टेट में क्या नई संभावनाएं हैं, इसके लिए हम बातचीत करेंगे प्रमोद अग्रवाल जी से। ये प्राइमरोज इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है, नई सरकार आ गई है, रियल एस्टेट में क्या नई संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? देखिए, मोदी जी से हमें बड़ी उम्मीदें हैं और जैसा कि लग रहा है अब कल से उन्होंने अपना पदभार संभाला है, प्रधानमंत्री बने हैं वो, और आने वाले टाइम में हमें लगता है रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। पिछले काफी दिनों से हम लोगों ने बहुत तंगियां झेली, उसमें कुछ कमियां सरकार की भी रही हैं, जो हमें सहयोग चाहिए था वो सहयोग नहीं मिल पाया। प्रमोद जी, जैसे एनसीआर में आपने कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं अब तक, तो आपको इस बारे में काफी एक्सपीरियंस भी होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन, आपको क्या लगता है कि रहने के लिहाज से कौन सा इलाका ज्यादा बेहतर है? देखिए, इस टाइम नोएडा तो काफी हद तक बस गया है और आने वाला समय जो है ग्रेटर नोएडा का बहुत ही बढ़िया है। जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से वो डेवलप हुई है, उस हिसाब से जो है वहां एक बहुत अच्छा माहौल है, सारी सुविधाएं हैं, कॉलेज की, आईटी की, हॉस्पिटल्स की। लेकिन प्रमोद जी, मेट्रो की सुविधा भी नहीं है, बसों की सुविधाएं नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी के लिहाज से कैसे सही है ये? नहीं, जैसा कि जो है मेट्रो का जो हुआ है पास, वो काम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। हम मोदी जी से उम्मीद करेंगे, हमारे यूपी की सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो बहुत जल्दी जो है उस काम को स्टार्ट करे। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी, प्राइमरोज इंफ्राटेक के डायरेक्टर, जिन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा रहने के लिहाज से काफी अच्छा है और मोदी सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि सरकार आ गई है, अब नई आर्थिक नीतियां तय होंगी और कुछ नया रियल एस्टेट में बनेगा। कैमरामैन मनीष के साथ मनु लखोत्रा, सुदर्शन न्यूज, नोएडा। तो रियल एस्टेट को भी इस वक्त नई सरकार से, मोदी सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि नई नीतियां लागू होंगी, नए कानून भी रियल एस्टेट के लिए बनाया जाएगा मोदी सरकार की तरफ से। ये उम्मीद इस वक्त की जा रही है रियल एस्टेट से। हम जानने की कोशिश करेंगे। यूनिवेरा ग्रुप के डायरेक्टर हमारे साथ फैयाज कुरैशी साहब हैं और साथ ही हमारे साथ रविशंकर सिंह भी हैं, एशियन ग्रेनाइट इंडिया लिमिटेड के एजीएम हैं हमारे साथ, और सुप्रीम कोर्ट के वकील हिमांशु उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं। आपके पास फैयाज कुरैशी साहब आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी आपको इस वक्त रियल एस्टेट को इस वक्त क्या क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? देखिए, सबसे बड़ी जो उम्मीद है वो है सिंगल विंडो क्लियरेंस की। जो मोदी जी ने गुजरात में सिस्टम लागू किया है, उस सिस्टम को हम लोग देख करके बहुत मोटिवेटेड है और हम यही चाह रहे हैं कि ये सिस्टम पूरे हिंदुस्तान भर में स्टैब्लिश किया जाए, खासतौर से रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपमेंट में जब हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हमें कई तरीके की परमिशंस और अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है और वो कई बार इतना डिले हो जाता है अलग अलग विभाग से जाकर के अलग अलग परमिशंस लेना कि प्रोजेक्ट्स फिर हमारे डिले होने लग जाते हैं और उसका सारा का सारा जो खामियाजा है वो फिर एज अ बिल्डर हमें भुगतना पड़ता है। तो अगर ये सिंगल विंडो क्लियरेंस हमें सबसे पहले मिल जाए तो इससे हमारा जो, अगर हम एवरेज टाइम देखें क्लियरेंसेस की तो 196 डेज लगते हैं एवरेज क्लियरेंस एक प्रोजेक्ट के लिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस के बाद अराउंड 45 टू 50 डेज के अंदर अंदर हमारे पास सारी क्लियरेंस आ जाएगी, हम अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो रियल एस्टेट बिल, जो रेगुलेटरी बिल जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये अगर जल्दी से लागू होता है और इसमें बिल्डर, फार्मर्स, अथॉरिटीज, कंज्यूमर सबके रोल्स डिफाइन हो जाते हैं और एक रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश हो जाती है, तो बहुत हद तक जो डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है रियल एस्टेट का, ये ऑर्गेनाइज होने में इसको कामयाबी मिलेगी। और तीसरी चीज, अगर लैंड एक्विजिशन बिल इसको और थोड़ा सा इलैबोरेट किया जाए और बिल्डर का और फार्मर्स का और जो भी अथॉरिटी बीच में जो है, अथॉरिटी का रोल अगर डिफाइन कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से लैंड एक्विजिशन की जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके ऊपर हिमांशु जी भी कह रहे थे, ये सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकेंगी। तो ये तीन बहुत अर्जेंट चीजें हैं। इसके अलावा टैक्सेशन में अगर थोड़ा सा रियायत मिल सके, सर्विस टैक्स में लेबर सेस लगाया, अभी जो 1% का देना पड़ रहा है
जो कि अगर ना हो तो भी लेबर्स का ख्याल रखा जा सकता है। डेवलपर्स या बिल्डर्स वो अपनी तरफ से ख्याल रख सकते हैं। वो सेस एक तरीके से कॉस्ट एडेड हो रही है प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जा सके। प्लस थोड़ा सा जो हाउसिंग लोन्स हैं कंज्यूमर के लिए, उसमें थोड़ी रियायत बरती जाए, और जो प्रोजेक्ट लोन्स हैं ये थोड़े से और अगर डेवलपर के लिए, बिल्डर के लिए आसान कर दिए जाएं तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर, देखिए आज की डेट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर कहते हैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कहना चाहिए। बिकॉज अब रियल एस्टेट सिर्फ ये नहीं है कि आपने जाकर के इन्वेस्ट कर दिया, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं पूरा का पूरा। तो इसको एक पूरे सेक्टर का एक ओहदा मिलना चाहिए, एक एस्टैब्लिशमेंट मिलनी चाहिए, और ये चीजें अगर होती हैं, जो कि मोदी सरकार से हमें बहुत उम्मीद है, मोदी जी से बहुत उम्मीद है। जी, ये उम्मीद है आपको। हिमांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम कानून के लिहाज से अगर बात करें, पहले सुपरटेक को हाईकोर्ट का डंडा पड़ा, उसके बाद हम अब जेपी ग्रुप को देख रहे हैं, इसका भी कुछ यही हाल अब होने जा रहा है। ऐसे में बिल्डर्स के लिए नई सरकार की तरफ से क्या सख्त कानून बनाए जाने चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले कंज्यूमर को आपको पूरी तरह सिक्योर करना पड़ेगा। कंज्यूमर को ये फेथ होना चाहिए कि जो वो चीज़ परचेज कर रहा है, वो परचेज की हुई चीज़ पूरी तरह से जेन्युइन है, उसको कहीं ठगा सा महसूस नहीं होगा। दूसरा, किसान जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड किसी को दे रहा है, वो भी उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को कि भाई उसकी जमीन के बदले में उसको पूरा का पूरा उसका पैसा मिले। वहीं मैं ये भी चाहूंगा कि सरकार को इस तरह के नियम भी सुनिश्चित करने चाहिए कि मान लो कभी बिल्डर की गलती नहीं होती है, हम लोग भी ये महसूस करते हैं कई बार, बीइंग ए कंज्यूमर एडवोकेट आल्सो, कि कई बार बिल्डर की गलती नहीं होती है। देयर वाज सम कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द अथॉरिटी और कंज्यूमर दैट बिल्डर। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कोई कोऑर्डिनेशन की कोई चीज़ होनी चाहिए, जिससे कि बिल्डर ने अगर कोई गलती नहीं करी है और अथॉरिटी ने कोई गलती करी है, तो अथॉरिटी को, जैसा आपने अभी देखा था सुपरटेक वाले मसले में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया था कि गलती अगर अथॉरिटी के मामले में हुई है तो अथॉरिटी के जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसमें, उनको अपनी जेब से भरना पड़ेगा और उनको दे विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। तो इस तरह का कोई सुनिश्चित आधार बनाना पड़ेगा सरकार को कि जो भी आदमी गलती करेगा, नेग्लिजेंसी और डेफिशिएंसी जिसके भी पार्ट पे होगी, वो उसी को अपने जेब से पूरा करना पड़ेगा, और वो कंज्यूमर, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए किसी कीमत पे। और किसान जिसने अपनी जमीन देके उस प्रोजेक्ट को जमीन दी है, उसको भी कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों के समन्वय की एक जरूरत है, और उस समन्वय का ड्राफ्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट में चेंज करके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चेंज करके, या बिल्डर्स के लिए भी कोई अगर प्रोविजन बन सके इस तरह का, भाई कि उनके प्रोजेक्ट्स का जो एक टाइम लिमिट का बड़ा, हम लोग ये जनरली कंज्यूमर की तरफ से पाते हैं कि कंज्यूमर को वादे तो ये किया जाता है कि 1-1.5 साल में उसका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, प्रोजेक्ट में मिलता है उसको 6 साल बाद। कई बार बिल्डर की भी गलती नहीं होती, उसमें उसको लैंड क्लियर नहीं मिलती है, साइट का वो उसका झगड़ा चलता रहता है अथॉरिटी से। तो सभी चीजों को बैलेंस देख के गवर्नमेंट को ऐसा ड्राफ्ट पेश करना पड़ेगा जिससे कंज्यूमर का भी फायदा हो, बिल्डर का भी फायदा हो, किसान का भी फायदा हो, और अथॉरिटी अगर गलती करती है तो उनका नुकसान हो। बिल्कुल। तो हम नोएडा की बात भी कर रहे थे, तो नोएडा में बहुत बड़ी तादाद में फ्लैट्स इस वक्त वहां पर बन रहे हैं। क्या उनके लिए बिजली सप्लाई का पूरा इंतजाम हो रहा है, किया जा रहा है? इस बारे में हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन में नोएडा शहर के बिजली प्रमुख और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अरविंद राजवेदी से खास बातचीत की। सुनिए। पिछले कुछ समय से दिल्ली सहित पूरे एनसीआर और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट गहराया हुआ है। कई इलाकों में लाइटें नहीं आ रही हैं, कट लग रहा है। इसी पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नोएडा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अरविंद राजवेदी जी। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल होगा, जिस तरीके से पूरे नोएडा में हर साल 40 से 50 हजार नए फ्लैट बनते हैं, लेकिन उस हिसाब से लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही। मैंने नोएडा में जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं उसके हिसाब से हम लोग भी गियर्ड अप हैं। हमारे यहाँ भी कैपेसिटी एग्रीमेंटेशन लगातार होता रहता है, ये सतत प्रक्रिया है। इस वक्त भी हमारी जो नोएडा की डिमांड है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा मिला के वो 1000 MVA पिछले साल आई थी, जो इस बार संभावित है कि वो 1100 MVA तक जाएगी। उसके विरुद्ध हमारा जो है हमने एक नया ट्रांसफार्मर लगा दिया है और हम अभी जो है 1300 MVA तक की सप्लाई उपलब्ध करा सकते हैं।
क्या सर, जब नए बिल्डर अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से नए फ्लैट बन रहे हैं, नए ग्रुप बनाते हैं प्रोजेक्ट, क्या अप्रूवल लिया जाता है? नहीं, इस तरह का कोई अप्रूवल तो नहीं लिया जाता है, मगर जब ये बिल्डर्स नोएडा अथॉरिटी से अपनी लैंड उनको मिलती है और उस पर काम शुरू करते हैं तो वो हमारे यहाँ अप्लाई जरूर करते हैं। ये इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम अथॉरिटीज का होता है। नोएडा को नो कट वेजन के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पर 24 घंटे लोगों को बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है। देखिए, ऐसा है कि आज भी नोएडा जो है नो कट जोन है, यहाँ पे कोई पावर की कट नहीं होती है सिवाय इमरजेंसी कंडीशंस के। उसमें क्योंकि ग्रिड अल्टीमेटली सिस्टम को बचा के चलना होता है, तो अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तब नोएडा को सबसे आखिर में खोला जाता है। क्या ऐसी जो समस्याएं हैं, क्या उनका निवारण नहीं हो पा रहा है कि लोगों को 24 घंटे बिजली आप नहीं दे पा रहे हैं? अगर आप नोएडा के वासियों से पूछिए तो पिछले सालों की अपेक्षा बेहतर सप्लाई इस बार मिल रही है, ये लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। मगर अभी ऑफ कोर्स हम ये आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे बिजली अगर फॉल्ट होने के बाद भी दे सकें, क्योंकि फॉल्ट है तो लाइन या तो हमारे पास उसके हर घर के लिए 2 लाइन हो, नहीं तो फॉल्ट होगी तो बिजली बंद होनी ही। अगर मैं आने वाले समय की बात करूं तो नोएडा में कई बड़े बड़े जो बिल्डर हैं प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपने कई फ्लैट बन रहे हैं, तमाम तरीके के फ्लैट बन रहे हैं, क्या उनके लिए आपकी तरफ से कोई प्री प्लान है? वही मैंने आपको बताया कि वो प्लान हमारा ऑलरेडी हो रखा है। अभी जैसे मैंने बताया कि हम इस वक्त जितनी हमारी आवश्यकता है उससे भी 200 MVA ज्यादा देने की स्थिति में है। आगे भी काम चल रहा है, हमारा एक बहुत बड़ा बिजली घर 765 kV का ये यमुना एक्सप्रेसवे पे बनेगा, इसका काम चालू हो गया है और 2 साल में संभावित है कि वो भी चालू हो जाएगा। तो ये तो अरविंद जी जिनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, लोगों की बिजली की मांगे बढ़ रही है और इनका जो प्री प्लान है वो तैयार हो चुका है, अगले 5 सालों में पूरे नोएडा को सही तरीके से बिजली मुहैया करवा सकेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, नोएडा। तो बिजली सप्लाई का काम किया जा रहा है और लगातार इस और ध्यान भी दिया जा रहा है और पूरे 24 घंटे लाइट रहेगी, इसका भी इस वक्त वादा किया जा रहा है। हालांकि नोएडा में घर फ्लैट्स कई सारे बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या बिजली सप्लाई करने की भी गारंटी दी जा रही है, ये सवाल है। रविशंकर जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप इसका जवाब दीजिए। कई फ्लैट्स इस वक्त नोएडा में बनाए जा रहे हैं, क्या बिजली सप्लाई करने की या बिजली देने की 24 घंटे इसकी गारंटी भी दी जा रही है? क्या लोगों को जाना चाहिए इस वक्त वहां पर? जहाँ तक अभी आपने इंटरव्यू देखा, वहाँ उन्होंने कहा कि 5 साल तक वो बिजली देने के लिए सक्षम है। उसके अलावा बिल्डर की तरफ से भी प्रावधान रखे जाते हैं बैकअप्स के। तो जहाँ तक उपभोक्ता का सवाल है, कंज्यूमर का सवाल है, उनको बिजली मिलती रहती है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि अनकन्वेंशनल मेथड जो बिजली बनाने का है वो भी हम स्टार्ट करें। जैसे कि एक सोसाइटी होता है, एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर में अप्रोक्सीमेटली 30% का जो कंजम्पशन होता है वो बाहर के एरिया में होता है, जो कि कॉमन एरिया जिसको कहते हैं, कॉमन एरिया में होता है। वहां पर हम सोलर एनर्जी या सोलर से चलने वाली बिजली का प्रावधान करें, तो इससे क्या होगा, लोड जो है हमारे उस पर कम पड़ेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिजली उनके पास बच सके और वो आगे उसको प्रावधान में ले सके। एक तो ये है। इसके अलावा एक और मुद्दा मैं जो छूट गया था, मैं बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में गवर्नमेंट से जो हमें उपेक्षा है, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जहां तक हम नॉर्थ की बात करें, वो बहुत स्लो है। जो एक प्रोजेक्ट है तकरीबन 3 से 4 साल बोलते हैं, फिर वो 1 साल बढ़ भी जाता है। इनका एक मुख्य कारण है स्किल। जो स्किल लेबर है वो लेबर की बहुत ज्यादा कमी है। तो गवर्नमेंट से डेफिनेटली हमें ये अपेक्षा रहेगी कि किस तरह से रियल एस्टेट को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो उसी तेजी से हमें स्किल डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। जो कंस्ट्रक्शन के अंदर में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको उनके स्किल को बहुत तेजी से बढ़ाया भी जा सके, ताकि हम उसकी डिमांड को मीटअप कर सके। अगर हमारा कंस्ट्रक्शन रेट बढ़ता है लेकिन स्किल लेबर नहीं बढ़ती है तो एक गैप हो जाता है और उस गैप में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और कई बार बिल्डर को नुकसान होता है। उसके बाद जब बहुत देर हो जाती है तो उसमें फ्लो ऑफ जो मनी है वो रुक जाता है, तो इस सिस्टम के अंदर पैसा नहीं आता है, तो उससे भी इकोनॉमी को फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो स्किल है, उसको भी गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। जी फैयाज साहब, जब भी कोई भी कंज्यूमर अगर फ्लैट लेने के लिए नोएडा में जाता है तो सबसे पहला एक सवाल और स्ट्रक अगर कोई क्वेश्चन माइंड में करता है तो ये कि
24 घंटे बिजली मिलेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी परेशानी है। तो इसे दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, जैसे रविशंकर जी ने अभी बताया और जैसे हम इंजीनियर साहब की बात सुन रहे थे, जो बिजली डिपार्टमेंट के इंजीनियर साहब ने, उन्होंने भी बताया कि नो कट जोन है नोएडा। दैट मीन्स कि यहाँ पे बिजली के लिए ये प्रोविजन रखा गया है कि यहाँ पे बिजली रेसिडेंशियल एरिया में 24 घंटे आपको मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, अभी कुछ समस्याएं हैं जिस वजह से पूरे तरीके से बिजली नहीं मिल पा रही है, मेंटेनेंस के समय बंद कर देते हैं। जी। लेकिन ये भी चीजें एश्योरेंस, ये भी चीजों की एश्योरेंस है कि ये चीजें भी आगे जाकर के इसकी भी पूर्ति हो जाएगी। और उम्मीद है कि आप देखिएगा कि बहुत जल्दी नोएडा जो है ये 24 आवर्स आपको बिजली कंटिन्यूअस मिलती रहेगी। तपन जी, सहमत हैं क्या आप इस बात से? नहीं, देखिए, रविशंकर जी ने एक बात कही ना कि आपको 30% बिजली की सप्लाई आपको गैर पारंपरिक तरीके से पैदा करनी पड़ेगी। सोलर सिस्टम पूरी दुनिया में डेवलप हो रहा है, अब भारत में एक सोलर सिस्टम पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जो अपार्टमेंट की जो पूरी ऊपर खुली छत है, उन खुली छतों पर सोलर सिस्टम लगाने की जरूरत है। उससे जो गलियारे हैं अपार्टमेंट के और जो बालकोनी है, जो कॉमन एरिया जो बता रहे थे रविशंकर, तो उन इलाकों में रोशनी आएगी, उसकी व्यवस्था। उसके अलावा वाटर सप्लाई के लिए भी मोटर चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, तो ये जरूरी है। सिंगापुर के फ्लैट का मैं उदाहरण दूंगा, वहां अपार्टमेंट बनाने में सरकार का बिल्कुल प्रावधान है कि हर फ्लैट में रोशनी आनी चाहिए, तभी नक्शा पास होगा। तो हिंदुस्तान में भी इसी तरह का प्रावधान करना पड़ेगा कि हमारे फ्लैट में रोशनी और हवा जरूर आए। उससे हमारा हम हर तरह की बचत कर पाएंगे। ऊर्जा पर तो हर हाल में बचत करेंगे, ऊर्जा पर बचत करना ही चाहिए और सोलर सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। एक चीज और है कि आजकल जो ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट जो एस्टैब्लिश हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजली को सेव करने के लिए और बहुत कामयाब भी है। जो हम लोग जो ब्रिक्स का जो हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव ढूंढा है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स लगा रहे हैं, तो इन चीजों से या ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के जो एलईडी हम लोग अप्रूवल्स लेते हैं, इन चीजों से जाकर के बिजली या जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं इनकी सेविंग बहुत होती है। दूसरा एक चीज और, जो स्किल लेबर की बात की थी, जो डिलीवरी सिस्टम की हमने बात की थी, इस डिलीवरी सिस्टम में आज की डेट में अगर हम देखें इंटरनेशनली, तो कई सारी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, जिसमें प्रीफैब टेक्नोलॉजी है, मेवान टेक्नोलॉजी है, जिनके अकॉर्डिंगली आज कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी के साथ हो सकती है। सिर्फ हमें चाहिए ये समय बचा सकते हैं, बहुत समय बचा सकते हैं, तो कॉस्ट घटेगा तो कंज्यूमर को लाभ होगा। जी, बल्कि जो 3 साल में प्रोजेक्ट होता है वो जाकर के 1 या 1.5 साल में हम बड़े आराम से कंप्लीट करके डिलीवर कर सकते हैं। सिर्फ चाहिए ये कि थोड़ा गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे और थोड़े कंसेशंस दे इन टेक्नोलॉजीज को लेकर के आने में। मुझे लगता है कि इन टेक्नोलॉजी वाली जो मशीनें हैं उन पर वो कंसेशंस मिल जाए, टैक्स के बेनिफिट्स मिल जाए, ठीक है, प्लस एजुकेशन थोड़ी सी और इसकी इंक्रीज हो, तो मेरे ख्याल से बहुत रियल एस्टेट सेक्टर में इंप्रूवमेंट आने। बिल्कुल, तो समय बदल रहा है, महिलाएं हाउसवाइफ की जगह होम मेकर हो गई हैं। वह स्टाइलिश हैं, ट्रेंडी हैं, फैशनेबल हैं, सिर्फ घर के बाहर नहीं, घर के भीतर भी। फिर क्यों ना वो जगह भी मॉडर्न लुक लिए हो जहां उनका सबसे ज्यादा वक्त बीतता है। इन दिनों किचन अलग अलग स्टाइल की बन रही हैं और इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड रहने के साथ साथ उसकी साफ सफाई भी आसानी से हो सके। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आजकल घरों में किस तरह की टाइल्स का चलन चल रहा है। तो मैट फिनिश का चलन जोरों पर है इस वक्त। टाइल्स को लेकर अलग अलग तरह की टाइल्स इस वक्त चल रही हैं, उनका चलन ट्रेंड चल रहा है। बाथरूम में फ्लोरिंग के लिए एंटी स्किड यानी फिसलन रोधी टाइल्स का इस वक्त ट्रेंड चल रहा है। बाथरूम में शावर के नीचे हाईलाइट के विरोधी कलर की टाइल्स का ट्रेंड है। ये टाइल्स के न्यू ट्रेंड हैं जो हम आपको बता रहे हैं। किचन में कुकिंग एरिया के ऊपर 2 फुट और 1 फुट की बड़ी टाइल्स का ट्रेंड है। स्टील लुक वाली टाइल्स का नया ट्रेंड चल रहा है। तो ये टाइल्स को लेकर अलग अलग तरह के ट्रेंड इस वक्त चल रहे हैं। किचन को मॉडर्नाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह की टाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाथरूम या लिविंग एरिया के फ्लोर या बड़ी और कम से कम 272 की ज्वाइंटलेस टाइल्स लगाने का भी रिवाज आ रहा है। लिविंग एरिया में स्टोन लुक टाइल्स का ट्रेंड इस वक्त चल रहा है। तो ये नया ट्रेंड है जो किचन लुक को देने के लिए, फ्लोर को देने के लिए इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। आजकल फार्म हाउस या कोठी को
कॉटेज लुक देने के लिए भी इनकी छत पर टेराकोटा से बनी टाइल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉन या गार्डन एरिया में हेक्सावन का विविध आकार के स्टोन टाइल्स भी बाजार में आसानी से इस वक्त उपलब्ध हो रही है। तो अलग अलग तरह की टाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये नया लुक है, नया ट्रेंड है टाइल्स के इस्तेमाल को लेकर। अगर किचन को मॉडर्नाइज करना है, ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए इस तरह की टाइल्स का इस्तेमाल करना उचित होगा। तो हमारे साथ एशियन ग्रानिटो इंडिया लिमिटेड के जीएम रविशंकर सिंह जी हैं। हम आप ही से जानना चाहेंगे रविशंकर सिंह जी, किस तरह की टाइल्स का ट्रेंड इस वक्त चल रहा है और कौन सी टाइल का इस्तेमाल हमें किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? अगर हम किचन की बात करें तो किचन में कुछ चीजें अहम होती हैं। जैसे आपने कहा था साफ सफाई, हाइजीन कहते हैं इसे, हाइजीन इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग किचन के ऊपर में काफ़ी खर्च करते हैं, मॉड्यूलर किचन लगाते हैं। मॉड्यूलर किचन में अलग अलग कलर्स के जो कबर्ड्स होती हैं, अलग अलग कलर्स के किचन कैबिनेट्स वगैरह होती हैं, वो सारे कलर्स से मैच करता हुआ हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, एक। और दूसरा, किचन में जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे हल्दी है, नींबू का रस है, स्ट्रॉबेरी जूस है, ये सारे काफ़ी एसिडिक होते हैं। तो हमें एसिड रेजिस्टेंट प्रोडक्ट भी चाहिए जो कि आप काउंटर टॉप्स वगैरह पे लेते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि एसिड का इस्तेमाल जैसे नींबू वगैरह है, डैमेज होता है जी। बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए क्या आप सलाह दे रहे हैं? इससे बचने के लिए हम सलाह दे रहे हैं कि जो अभी एक प्रोडक्ट है मार्केट में, वो क्वार्ट्ज कहते हैं। ये इंजीनियर्ड स्टोन है, क्वार्ट्ज से बनाई जाती है। क्वार्ट्ज के बारे में बताएं। क्वार्ट्ज एक इनर्ट मटेरियल होता है, ये इसमें कोई एसिड से कोई रिएक्शन नहीं होता है। दूसरा, ये हार्ड है, ये हार्डेस्ट मिनरल माना जाता है अर्थ के ऊपर, और इस पे स्क्रैचेस नहीं आती हैं, स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है जी। रविशंकर जी, अक्सर हम देखते हैं कई बार टाइल्स में फिसलन भी हमें नजर आती है, बाथरूम में अक्सर हम ये चीज देखते हैं। तो उसकी जगह कौन सी टाइल्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए? टाइल्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। टाइल में आपको स्किड रेजिस्टेंट टाइल मिल जाती है, और स्किड रेजिस्टेंट टाइल के अंदर आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के कारण आप कई तरह के मार्बल लुक ले सकते हैं, टाइल लुक ले सकते हैं, जो भी चीजें हैं आप उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे आप किसी भी सतह पर कोई भी चीज प्रिंट कर सकते हैं, अपना तस्वीर भी प्रिंट कर सकते हैं उसके अंदर, टाइल हो, मार्बल हो, किसी भी लुक में ले सकते हैं। पहले कलर चॉइस करें, तस्वीर चॉइस करें, बाद में प्रिंटिंग करके फैक्ट्री से आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल। तो इस प्रॉपर्टी बाजार की डिमांड है मार्केट में जी। इस वक्त हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इस प्रॉपर्टी बाजार के जरिए हमारा मकसद ही ये है कि हम आपको आपके लिए बेहतर चीजें आपको बता सके, आपको दिखा सके और आपको समझा सके कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या नहीं, कहां पर आपको अपने लिए फ्लैट लेना चाहिए और कहां पर नहीं, कौन सी सुविधाजनक जगह आपके लिए होगी। इन तमाम चीजों का जिक्र इस कार्यक्रम के जरिए हम करते हैं और आपको बताते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए और टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए कि उन्हें कौन सा फ्लैट और कहां पर लेना चाहिए, आने वाले समय में उनके लिए कौन सी जगह अधिक बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया सभी का। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप कैसे बचेंगे प्रॉपर्टी के कानूनी विवाद से? आपके बजट में घर का सुझाव देंगे हम। देखिए प्रॉपर्टी बाजार, शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर।